बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा सेटलमेंट ऑफ ऑडिट ऑब्जेक्शन का आखिरी हिस्सा हम पढ़ने जा रहे हैं और जिन लोगों ने अब तक का सारा पोर्शन पढ़ लिया उनके लिए गुड न्यूज़ ये है कि अब उनको नॉर्मल जो ऑडिटिंग की बुक है उसको अंडरस्टैंड करने में कोई इशू नहीं होगा, क्योंकि जब आपने एक प्रोफेशनल ऑडिटर की कैसे अप्रोच होती है, उसका मकसद क्या होता है, ये जब आप समझ लेते हैं तो बेसिक जो ऑडिटिंग के प्रिंसिपल्स होते हैं उनको समझना आपके लिए मुश्किल ही नहीं होगा। हमने नॉर्मल ऑडिट की बुक को भी स्टार्ट करना है, लेकिन हम उसको दूसरे फोरम जो हमने बनाया है कास्ट अकाउंटिंग के लिए, फ़ाइनेंशियल अकाउंटिंग, फ़ाइनेंशियल मैनेजमेंट, और उसमें ही हम ऑडिटिंग को भी कवर करेंगे। लेकिन अब आपके लिए ऑडिटिंग का इतना इशू नहीं रहेगा। और आज का सेशन जो है हमारा ये आखिरी सेशन है और इसी को हम स्टार्ट करते हैं और इस चैप्टर को आज क्लोज़ कर देंगे। नेक्स्ट चैप्टर कौन सा हमने स्टार्ट करना है, कौन सा पार्ट हमने स्टार्ट करना है, आप लोग कमेंट्स करेंगे, उसी पे हम डिसाइड कर लेंगे कि कौन सा सेशन ज़्यादा फिजिबल रहेगा। चलें स्टार्ट करते हैं इसको। पिछला जो सेशन हमने पढ़ा था उसमें हमने पूरा ऑडिटिंग का साइकिल जो गवर्नमेंट सेक्टर में हो रहा था कि ड्राफ्ट वगैरह को फाइनल पीएसी में कैसे लेके जाया जाता है और उसको फाइनल सेटल कैसे किया जाता है। तो अब हम इवैल्यूएशन के जो स्टेप्स में जो फॉर्म ऑडिटर ने फिल करने होते हैं, जब इवैल्यूएट कर लेता है और रिपोर्टिंग के लिए उसने जो अपने पास एक बेस बनानी होती है या एक ऑडिट एविडेंस, जिन सबूतों पे उसने अपने एक वर्डिंग में अपनी एक राय लिखनी होती है, उसको ही हम ऑडिटर की ओपिनियन या रिपोर्टिंग कहते हैं। इवैल्यूएशन ऑफ एनालिटिकल प्रोसीजर, जितने ऑडिटर एनालिटिकल प्रोसीजर अप्लाई करेगा उसकी इवैल्यूएशन के लिए भी एक फॉर्म होगा। द ऑडिटर विल कंप्लीट दिस फॉर्म टू डिटरमिन वेदर ईच एनालिटिकल प्रोसीजर हैज़ प्रोवाइडेड द रिक्वायर्ड एश्योरेंस। वो ये बताएगा कि उसने जो भी एनालिटिकल प्रोसीजर उसने अप्लाई किया उससे जो वो अश्योरेंस कन्फर्मेशन ऑब्टेन करना चाह रहा था उसने की है या नहीं। द ऑडिटर विल डिस्क्राइब द डेटा यूज्ड, इसमें वो ये बताएगा कि उसने एनालिटिकल प्रोसीजर अप्लाई करने के लिए कौन सा डेटा यूज़ किया। इट्स ऑब्जर्व वैल्यू एंड अ बेस लाइन वैल्यू, इसने ऑब्जर्व क्या किया और बेस लाइन क्या थी जिस पे ये कंपेयर कर रहा था। एंड ए कंपैरिजन ऑफ द डिफरेंस विद द थ्रेशोल्ड कैलकुलेटेड ऑन द एनालिटिकल प्रोसीजर थ्रेशोल्ड फॉर्म, जो एनालिटिकल प्रोसीजर फॉर्म थ्रेशोल्ड के लिए एक फॉर्म यूज़ करेगा, उसमें वो यूज़ करेगा उसकी बेस लाइन क्या थी और कंपैरेटिव स्टडी करने के बाद उसने कौन से रिजल्ट ऑब्टेन किए। आया कोई उसने अब नॉर्मलिटी तो ऑब्जर्व नहीं की, अगर की है तो उसको आया उस बेस पे फर्दर कोई एनालिटिकल प्रोसीजर अप्लाई करने पड़ेंगे या कुछ सब्सटेंटिव टेस्ट अप्लाई करने पड़ेंगे या नहीं, तो ये इसी पे डिसाइड होंगे। इफ़ द डिफरेंस एक्सीड्स द थ्रेशोल्ड वैल्यू, अगर एक लिमिट दी गई है उससे जो अब ऑब्जर्व की गई हैं वैल्यू वो बढ़ रही हैं, द ऑडिटर विल ऑब्टेन एन एक्सप्लेनेशन फ्रॉम एंटिटी मैनेजमेंट विच विल बी रिकॉर्डेड ऑन द फॉर्म टुगेदर विद द ऑडिटर्स कमेंट्स। तो ऑडिटर के कमेंट्स भी, और अगर कोई इस तरीके से वैल्यू आती है जो अब नॉर्मल होती है, ऑडिटर उस एंटिटी की मैनेजमेंट से कमेंट्स लेगा कि आप बताएं ये वजह क्या है। वो जो अपनी सफाई में बयान देंगे उस पे ऑडिटर अपनी ओपिनियन अपने कमेंट्स लिखेगा। द ऑडिटर विल डिसाइड वेदर द एक्सप्लेनेशन ऑफ द डिफरेंस इज़ एक्सेप्टेबल, ऑडिटर ये देखेगा जो मैनेजमेंट ने कमेंट्स दिए हैं या जो एक्सप्लेनेशन दी है वो एक्सेप्टेबल लॉजिक है या नहीं। इफ़ द डिफरेंस वारंट्स ए रीअसेसमेंट ऑफ ऑडिट रिस्क, अगर उसका जो डिफरेंस है ये इस चीज़ की असेसमेंट देता है कि ऑडिट रिस्क इसमें मौजूद है, रिड्यूस्ड रिलायंस ऑन एनालिटिकल प्रोसीजर, और इस बात से ये साबित होती है कि जो उसने एनालिटिकल प्रोसीजर अप्लाई किए हैं उस बेस पे इस ऑर्गेनाइजेशन के डाटा पे जो इन्होंने प्रोवाइड किया है या जो इन्होंने इंटरनल कंट्रोल अप्लाई किए हैं उन पे यकीन करना ठीक नहीं है। और एन इंक्रीज़ इन सब्सटेंटिव टेस्ट्स ऑफ डिटेल्स, उस पे वो बेस्ड करके ये देखेगा कि उसको और भी सब्सटेंटिव टेस्ट तो नहीं लगाने चाहिए। द ऑडिटर्स डिसीजन इज़ रिकॉर्डेड ऑन दिस फॉर्म, और ऑडिटर अपनी जिस डिसीजन पे भी पहुंचता है वो अपनी रिपोर्ट में अपने कमेंट्स लिखेगा इसी फॉर्म पे। उसके बाद होता है इवैल्यूएशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल डेविएशंस, कि इंटरनल कंट्रोल कौन कौन से थे,
ये इस एंटिटी में कौन कौन से प्रोसीजर अप्लाई हो रहे थे और इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के लिए कौन कौन से स्टेप्स और चेक्स होने चाहिए थे। अगर कोई नहीं है या मौजूद है लेकिन उसको अप्लाई नहीं किया गया तो वो जितनी डेविएशन होंगी उसूल से वो रिकॉर्ड करेगा इस फॉर्म पे। यूजिंग द डेटा फॉर्म द नंबर ऑफ कंट्रोल डेविएशंस, कि कितनी डेविएशंस हुई, कितनी नंबर ऑफ डेविएशंस हुई, फाउंड इन इंटरनल कंट्रोल डेविएशन फॉर्म, इस इंटरनल कंट्रोल डेविएशन फॉर्म में वो रिकॉर्ड करेगा। द ऑडिटर फॉलोज द स्टेप्स इन दिस फॉर्म टू डिटरमिन वेदर द कंट्रोल डेविएशन लीड टू द कंक्लूजन दैट दीज मे बी रिलाइड अपॉन और वेदर द डेविएशन वारंट्स रीअसेसमेंट ऑफ द कंट्रोल रिस्क। इस फॉर्म से उसको पता चलेगा कि इंटरनल कंट्रोल पे रिलाई करना चाहिए या इसमें रिस्क मौजूद है जिससे गैर यकीनी की सूरत हाल बढ़ जाती है, तो उसके लिए उसको फर्दर सब्सटेंटिव टेस्ट तो नहीं अप्लाई करने। रिड्यूस्ड रिलायंस ऑन कंट्रोल्स और एन इंक्रीज इन सब्सटेंटिव टेस्ट ऑफ डिटेल, तो अगर इस तरीके से रिस्क मौजूद हो तो सब्सटेंटिव टेस्ट अप्लाई करने पड़ते हैं। द ऑडिटर्स डिसीजन इज़ रिकॉर्डेड ऑन दिस फॉर्म, इस पे ऑडिटर अपना डिसीजन रिकॉर्ड कर लेगा। इसके बाद आता है सब्सटेंटिव टेस्ट इवेल्यूएशन, प्रोजेक्टेबल एरर्स फ्रॉम सैंपल। जो सैंपल लिया उसमें जो एरर्स थी उन एरर्स की बेस पे फ़र्ज़ किया पूरी पॉपुलेशन थी 100 बंदे की, पॉपुलेशन की अगर एग्जांपल दी जाए तो 100 बंदे हैं और 10 बंदों को आप उनमें से चुन लें और उनका सैंपल काउंट कर लें और उन पे आप टेस्ट अप्लाई करें, तो 3 बंदे ना करें 7 बंदे हाँ करें, इट्स मीन कि 10 में से 3 ना कर रहे हैं तो 100 में से कितने होंगे, तो 3 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30, इट्स मीन कि 100 में से 30 लोगों की जो है वो ना है किसी भी राय पे। तो इससे क्या मतलब लेता है कि पूरी पॉपुलेशन में अगर 30 की ना होती है तो ओवरऑल क्या आप इस पे डिसीजन लेंगे। तो इसी तरीके से जो आप सैंपल लेते हैं एंटिटी के टेस्ट अप्लाई करने के लिए, तो सैंपल बेस पे अगर सैंपल में इतनी एरर्स आ गई तो ओवरऑल इसके रिकॉर्ड में कितनी एरर्स होंगी, अगर पूरे रिकॉर्ड में इतनी एरर्स होंगी तो ये एक्सेप्टेबल है या नहीं, ये ऑडिटर ने डिसीजन करना होता है और ये रिकॉर्ड करना होता है। द ऑडिटर एंटर्स each projectable error from the substantive test sample summary form separating over statements and understatements, और उसमें वो देखता है कि understatement और overstatement क्या चीज़ें चल रही हैं। Following the step by step introductions provided on the reverse of the form, तो ये स्टेप बाय स्टेप जितनी भी इंस्ट्रक्शन दी गई होती हैं वो फॉर्म पे दी गई होती हैं और उसको उसने फॉलो करना होता है, जिस पे वो इस डिसीजन पे पहुंचता है कि जो ये रिजल्ट्स आए हैं अंडरस्टेटमेंट दिए गए हैं या ओवर स्टेटमेंट दिए गए हैं। इसके बाद आता है सब्सटेंटिव टेस्ट इवैल्यूएशन, नॉन प्रोजेक्टेबल एरर्स, ऐसी एरर्स जिनको अभी प्रोजेक्ट नहीं कर सकते उनको इस फॉर्म पे रिकॉर्ड करना होता है और कमेंट्स लिखने होते हैं ऑडिटर ने। द ऑडिटर एंटर सच नॉन प्रोजेक्टेबल एरर्स फ्रॉम द सब्सटेंटिव टेस्ट सैंपल समरी फॉर्म प्लस एरर्स फ्रॉम द सब्सटेंटिव टेस्ट ऑफ हाई वैल्यू एंड की आइटम्स। अब उसमें जितनी हाई वैल्यू और की आइटम्स में भी जितनी एरर्स होती हैं उनको भी सम करता है इन अकाउंटिंग एस्टीमेट, और जो अकाउंटिंग के एस्टीमेट्स होते हैं उनको अप्लाई करता है सेपरेटिंग ओवर स्टेटमेंट अंडर स्टेटमेंट, और इनको अलग किया जाता है कि ओवर स्टेटमेंट कितने थे और अंडर स्टेटमेंट कितने थे, यानी कि कितनी ऐसी ट्रांजैक्शन थी जिनको ओवर रिकॉर्ड किया गया, कितनी ऐसी ट्रांजैक्शन थी जिनको रिकॉर्ड ही नहीं किया, ओवरऑल इनका सम कितना बनता है, यानी कि इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट है या नेगेटिव इम्पैक्ट है, इसको भी सम किया जाता है, उस पर डिसीजन लिया जाता है। दीज आर समड अप एट द बॉटम ऑफ द फॉर्म, तो ये फॉर्म पे उनको समरी लिखी जाती है कि नेगेटिव इम्पैक्ट और पॉजिटिव इम्पैक्ट का ओवरऑल क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है जब सम अप करते हैं उसको। इसके बाद आता है सब्सटेंटिव टेस्ट इवैल्यूएशन समरी। ये फॉर्म होती है जिसमें आप सब्सटेंटिव टेस्ट लगाते हैं और जितनी इवैल्यूएशन पे पहुंचते हैं एक समरी उस पे लिखते हैं कि आपने समरी बनानी है, जितने भी आपने इवैल्यूएशंस की हैं उनकी अगर आप समरी बनाएं तो ओवरऑल क्या आप रिज़ल्ट इसका अनाउंस करते हैं। जैसे आपका रिज़ल्ट बनता है तो एक सब्जेक्ट वाइज होता है, तो एक ओवरऑल आपकी परसेंटेज बनती है, तो ये सेम वही एक क्राइटेरिया टाइप है। द ऑडिटर यूजेस दिस फॉर्म टू कैलकुलेट द फिगर ऑफ द मोस्ट लाइकली एरर्स, MLEs, मोस्ट लाइकली एरर्स एंड अपर एरर लिमिट, यानी अपर एरर लिमिट का मतलब है कि इसमें एरर के कितना मैक्सिमम गुंजाइश थी और अगर इससे ज़्यादा होती है तो उसको ये आप क्वालिफाइड ऑडिटर ओपिनियन में लेके जाएंगे।
for over and understatement based on the evaluation of sample results for projectable and non projectable error। दोनों errors इसमें आपने काउंट करनी होती, projectable और non projectable। फ्राम द प्रोसीडिंग टू फॉर्म्स, और जो पहले आपके पास दो फॉर्म्स होते हैं उन्हीं में से आप समरी लेते हैं, उनमें से डिजिट्स लेते हैं। दिस इज़ डन बाय केयरफुली फॉलोइंग दिस स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर्स इंक्लूडेड इन द फॉर्म। तो फॉर्म में भी इस पर गाइडलाइन दी गई हैं जो आपने टाइम टू टाइम और स्टेप बाय स्टेप फॉलो करने होते हैं। द MLE एंड UEL यानी कि मोस्ट लाइकली एरर और अपर एरर लिमिट जो है are then compared with the previously calculated materiality amount to determine whether the results of the audit are satisfactory or not। तो आपने पिछले साल में जितनी UEL और MLEs जो थी पिछले साल की उनसे कंपेयर भी करना है कि आया अब इस साल की कोई abnormality तो नहीं है या काबिल बर्दाश्त है या नहीं, इसको हाईलाइट करना चाहिए। टू प्रोवाइड द ऑडिटर विद द बेसिस फॉर हिज और हर कंक्लूजन, जो उसने कंक्लूजन करना होता है इसी पे वो बेस कर रहा था। अचीव्ड लेवल ऑफ एश्योरेंस फॉर्म, अब जितना आपने ऑडिटर ने ऑडिट किया, जितनी भी उसने कैलकुलेशन, वर्किंग पेपर्स और एनालिटिकल प्रोसीजर अप्लाई के लिए, सब्सटेंटिव टेस्ट अप्लाई किए, उनकी बेस पे अब ऑडिटर डिसीजन करेगा कि उसने कितनी हद तक सेटिस्फैक्शन या एश्योरेंस गारंटी ले ली है, कन्फर्मेशन ले ली है कि जो वो ओपिनियन देना चाहता है उसको वो सपोर्ट करते हैं उसके डॉक्यूमेंट्स या उसके सबूत। द ऑडिट प्लान वॉज बेस्ड ऑन द ऑडिट टीम्स एस्टिमेशन ऑफ द ऑडिट एश्योरेंस दैट कुड बी अचीव्ड with respect to inherent risk, control risk, analytical review and substantive test of detail। तो जो ऑडिटर की टीम और ऑडिटर एक प्लान कर रहे थे कि हमें इतनी एक इन्फॉर्मेशन लेनी है, हमने ये टेस्ट अप्लाई करने हैं जो उसने प्लान में डिसाइड किया था। अब जब रिजल्ट पे पहुंच गए तो आया कि वो जो इन्होंने प्लान किया था उसको अचीव किया है या नहीं। इन अराइविंग एट द डिज़ायर्ड लेवल ऑफ एक्सेप्टेबल रिस्क फॉर दिस ऑडिट, तो वो एक्सेप्टेबल है या नहीं है जितनी जिस हद पे अब कंक्लूजन वो करने जा रहे हैं। वाइल द असेसमेंट शुड बी मेड फॉर ईच financial audit objective and compliance with authority audit objective for each component, the firm permits the auditor to list more than one such specific objectives and or component on each firm। तो हर कंपोनेंट का एक अलग से वो फॉर्म जब उसने तैयार किया होता है तो उसको ये परमिट करता है कि वो अपने ऑब्जेक्टिव को एक्सटेंसिवली स्टडी करे, आया कि उसका ऑब्जेक्टिव जो था, जिस ऑब्जेक्टिव से वो ऑडिट करने जा रहे थे वो मीट हुआ है या नहीं। दिस इज़ बिकॉज द ऑडिटर विल लाइकली हैव प्लान टू यूज़ द सेम सोर्सेज ऑफ एश्योरेंस असेसमेंट फॉर सेवरल डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स एंड कंपोनेंट्स एंड विल देयरफॉर have listed more than one component, specific financial audit objective and related compliance and authority audit objective on his her एश्योरेंस फॉर्म। तो उसने जितने भी उसका पर्पज़ होता है, सर्टिफिकेशन ऑडिट है, कंप्लायंस ऑडिट है, अथॉरिटी ऑडिट है या कोई भी वो उसका ऑब्जेक्टिव है, तो जो उसने एश्योरेंस हासिल की है या जो उसने एविडेंस हासिल की उसको सपोर्ट करती है या नहीं करती। एक अगर ऑब्जेक्टिव है तो उसके लिए एक अलग क्राइटेरिया होगा, अगर मुख्तलिफ ऑब्जेक्टिव्स हैं या कंबाइन ऑफ मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स हैं तो जितनी उसने एविडेंस हासिल की है वो सब के सब मकासद पूरे हो रहे हैं या नहीं। और इसमें जो पर्पज़ है, जो ऑब्जेक्टिव हमने मेंशन किए, इसके अलावा भी कोई ऑब्जेक्टिव ऑडिट का हो सकता है जो ऑडिटर जिस वजह से ऑडिट कंडक्ट कर रहा होता है। दिस फॉर्म इज़ डिज़ाइंड टू असिस्ट द ऑडिटर टू डिटरमिन वेदर ही शी हैज़ अचीव्ड द डिज़ायर्ड लेवल ऑफ ओवरऑल ऑडिट एश्योरेंस। इस फॉर्म का मकसद ये होता है कि ऑडिटर इस बात से तसल्ली कर ले कि उसने रिक्वायर्ड एश्योरेंस गेन की है या नहीं। डिटेल इंस्ट्रक्शन आर प्रोवाइडेड ऑन द रिवर्स ऑफ द फॉर्म। जो ये फॉर्म होगा इसकी इंस्ट्रक्शन बैक पे दी हुई होंगी कि कैसे उसको यूज़ करना है, कैसे अप्लाई करने हैं टेस्ट। इसके बाद नेक्स्ट आता है एरर इन ईच कंपोनेंट, कि एक एक कंपोनेंट जब फिनेंशियल स्टेटमेंट का आप लेते हैं तो उसमें कितनी एरर्स आती हैं। आया कि कोई एक आधी कंपोनेंट है जिसमें एरर आई या कि बहुत सारे होते हैं। तो ओवरऑल फिनेंशियल स्टेटमेंट पे ऑडिटर का क्या राय है वो ठीक है या कितनी उसमें डेविएशंस है या कितनी उसमें मिस स्टेटमेंट्स है। बिफोर इवेल्यूटिंग एरर इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज अ होल, द ऑडिटर यूजेस दिस फॉर्म टू इवेल्यूएट द एरर इन ईच कंपोनेंट। मतलब पूरी स्टेटमेंट पे जो इनकम स्टेटमेंट है उस पर अपनी राय देने से पहले वो हर कंपोनेंट को देखेगा और जिस तरीके से वो हर एक कंपोनेंट को उसने वेरीफाई किया होगा, एनालिटिकल सब्सटेंटिव टेस्ट उसने अप्लाई किए होंगे। तो द ऑडिटर फॉलोइंग द डायरेक्शन ऑन द फॉर्म कंप्लीट्स वन फॉर्म फॉर ईच कंपोनेंट बीइंग ऑडिटेड। तो हर कंपोनेंट फॉर के एसेट है, लाइबिलिटी है,
करंट एसेट है, इक्विटी है, लाइबिलिटी है, ड्राइंग्स हैं या नॉन करंट एसेट्स हैं, लॉन्ग टर्म एसेट्स हैं। तो ये सारे चीज़ों को जब वो कंपोनेंट वाइज ऑडिट कर लेगा तो उसके बारे में वो अलग अलग से फॉर्म हर एक के लिए तैयार करेगा। द इन्फॉर्मेशन ऑन दिस फॉर्म इज़ कंसोलिडेटेड इन ओवरऑल एरर इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर्म। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का फॉर्म भी एक बनेगा, जैसे हर कंपोनेंट का एक अलग फॉर्म है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का फॉर्म भी होगा जिस पे वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एज अ होल अपनी एक राय देगा। ओवरऑल एरर इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यही वो फॉर्म है जिसमें ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में ऑडिटर कंपोनेंट वाइज जब उसने मुख्तलिफ चीज़ें ऑब्जर्व की तो उस पर अपनी राय एज ए होल फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे उसकी क्या राय बनती है वो देगा। दिस फॉर्म इज डिज़ाइन टू समराइज एरर्स इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फर्स्ट द एरर्स इन रिसीट्स, revenues, expenditures and the net income, and then the errors in assets, liabilities, equity and opening residual equity. The last table of this form then shows the overall most likely errors in assets, liabilities, receipts, रेवेन्यूज, एक्सपेंडिचर, इक्विटी एंड। तो ये सारी तरतीब वाइज वो बताएगा कि आपने ये सारी चीज़ें जो कंपोनेंट वाइज देखी, अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपकी राय क्या होनी चाहिए, उसमें भी सारी इंस्ट्रक्शन होंगी कि फ़र्क क्या। अगर 25% से ज़्यादा एरर्स आपकी आ रही हैं एक कंपोनेंट वाइज तो कंपोनेंट को मज़ीद दोबारा आपको सब्सटेंटिव टेस्ट अप्लाई करने चाहिए। अगर एज अ होल फाइनेंशियल स्टेटमेंट 30% से ज़्यादा एरर्स आ रही हैं कंपोनेंट्स में तो आपको मज़ीद कंपोनेंट वाइज भी उसकी एरर्स को रिड्यूस करना चाहिए। अगर एरर्स वही मेनटेन रहती हैं तो आप क्वालिफाइड ऑडिटर ओपिनियन देंगे कि इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एम्बिग्यूटीज हैं और प्रॉब्लम्स हैं। इसके बाद है कंप्लायंस विद अथॉरिटी वायलेशंस के कितने रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो नहीं किया गया, कितनी वायलेशंस की गई हैं, वो इस फॉर्म पे नोट डाउन करेगा ऑडिटर। दिस फॉर्म इज़ यूज टू कैप्चर इंफॉर्मेशन ऑन ईच वायलेशन ऑफ कंप्लायंस रिक्वायरमेंट। फॉर एग्जांपल, एन एंटिटी मे हैव रिपोर्टेड अंडर स्पेंडिंग a particular grant, whereas the auditor has concluded that expenditure have not all been properly charged to that grant. This type of error and other compliance violations would be evaluated using this form. तो इसमें compliance की violations अगर जितनी की गई हैं इस फॉर्म पे नोट डाउन की जाएंगी। इसके बाद आता है चेकलिस्ट ऑफ मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर के मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर जितना जिस पे डिस्कशन की गई या उनको आपने नोटिंग दी या उनको लिख के दिया तो मैनेजमेंट ने अपने कमेंट्स क्या क्या दिए, तो ये चेक लिस्ट आपने उनसे लेके तैयार करनी होती है इस चेक लिस्ट पे कि मैनेजमेंट ने क्या क्या जो आपने ऑब्जर्वेशन नोट की उनसे बात पूछी, उन्होंने किस पे अपने कमेंट्स दिए, रिप्रेजेंट किया, मैनेजमेंट की राय क्या है इस बारे में, आपने ये एक लेटर जो है फॉर्म फिल करना है। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द ऑडिट entity management will have provided the auditors with financial and many other pieces of information। तो मैनेजमेंट ही देती है इन्फॉर्मेशन सारी, बोथ वर्बली एंड इन राइटिंग में भी देती है और वर्बली भी कुछ पूछी जाती हैं बातें, विच द ऑडिटर्स विल हैव रिलाइड ऑन ड्यूरिंग द ऑडिट। तो इस जो इन्फॉर्मेशन वो मैनेजमेंट से लेता है उसी पे ऑडिटर रिलाई कर रहा होता है। द ऑडिट टीम शुड ड्राफ्ट ए मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर दैट द एंटिटी मैनेजमेंट विल साइन टू एक्नॉलेज द इन राइटिंग देयर रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द कंप्लीटनेस एंड एक्यूरेसी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड फॉर ऑल अदर रिप्रेजेंटेशन मेड टू द ऑडिटर। तो जितनी भी उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी होंगी या जितने भी उन्होंने रिकॉर्ड दिया होगा या जितनी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में उन्होंने इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की होगी, इस पे वो उनसे कन्फर्मेशन इन राइटिंग लेंगे कि ये आप लोगों ने इन्फॉर्मेशन दी थी, इस बेस पे हमने ये ऑडिट किया है और हमने ये अपनी ओपिनियन देने जा रहे हैं। इसके बाद है सैम्पल मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर। एक सैम्पल उनको दिया जाता है कि आपने इस तरीके का लेटर देना, उसी पे मैनेजमेंट रिप्लाई बैक करती है। दिस फॉर्म प्रोवाइड द ऑडिट टीम विद सैम्पल लेटर टू यूज एज स्टार्टिंग पॉइंट in obtaining a management representation letter for this particular audit. The letter is a very important component of the audit as it clearly establishes that management is responsible for the financial statement presented to the auditors and for all additional information provided by them। जिसमें ये सारी की सारी बात लिखी होती है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक तैयार करना मैनेजमेंट की जिम्मेदारी होती है। ये एक बात बेसिक होती है और इसमें कंफर्म की जाती है। इट विल हेल्प focus management's attention on the importance of the audit and their participation in it। और इस बात में कि ऑडिट के मकसद क्या था, इसका फ़ायदा क्या होगा और इनकी मैनेजमेंट की पार्टिसिपेशन किस हद तक रही है। इसके बाद आता है ऑडिट कंप्लीशन चेक लिस्ट बिफोर द ऑडिटर के ऑडिटर जो है
वो अपनी एक चेकलिस्ट कंप्लीट करेगा जिसमें वो सारा कुछ लिखा होगा कि इन्होंने ऑडिट कंप्लीट किया है। जनरल और अदर डेलीगेटेड DAGP ऑफिशियल साइंस द फाइनल ऑडिट रिपोर्ट फॉर प्रेजेंटेशन टू द पार्लियामेंट। ये एक फाइनल रिपोर्ट बनती है जिसको पार्लियामेंट में पेश करना होता है। दे मस्ट बी सेटिस्फाइड दैट द ऑडिट टीम हैज़ डिलीजेंटली कैरिड आउट ए प्रॉपर ऑडिट। और इससे रिपोर्ट को प्रेजेंट करने से पहले ये कंफर्म कर लेना चाहिए कि ऑडिट टीम जो डेजिग्नेटेड थी उन्होंने अपना काम प्रॉपर तरीके से ड्यू डिलीजेंस के साथ किया है। दिस चेकलिस्ट will be completed and signed by the Director General of the particular audit to confirm that the audit has been conducted in accordance with the DAGP audit standards। और मुख्तलिफ टीमें जो होती हैं, मुख्तलिफ DG जो हमने पहले एक दो लेक्चर में हमने चीज़ें पढ़ी थी कि मुख्तलिफ DG होते हैं, मुख्तलिफ उनकी टीमें होती हैं, मुख्तलिफ ऑफिस के ऑडिट कर रहे होते हैं। तो जिसकी जो रिपोर्ट होती है उसका डायरेक्टर जनरल उसको साइन करके DAGP के जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको कंफर्म करेगा कि हमने ये फॉलो किए हैं और ये तब रिपोर्ट हमारी फाइनल हुई है। इसके बाद है मेमोरेंडम सपोर्टिंग सिग्नेचर। एक मेमोरेंडम होगा जिस पे सपोर्टिंग साइन भी होंगे ऑडिट टीम के या मुख्तलिफ जो अथॉरिटीज़ हैं या जो मैनेजमेंट होती है उस एंटिटी की जिनकी रिक्वायर्ड होते हैं, तो वो सारे साइन शुदा होती हैं। द ऑडिट कंप्लीशन चेकलिस्ट प्रोवाइड द ऑफिशियल साइनिंग द ऑडिट विद अश्योरेंस अबाउट द ऑडिट प्रोसीजर बट नॉट अबाउट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट और ऑडिट फाइंडिंग। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में वो नहीं देंगे, बल्कि आपने जो उन्होंने ऑडिट कंडक्ट किया उसके बारे में एक साइन करेंगे और फाइंडिंग्स देंगे। दिस मेमोरेंडम प्रोवाइड्स द साइनिंग ऑफिशियल विद दिस एडिशनल इंफॉर्मेशन एंड विल प्रोवाइड द बेसिस फॉर ब्रीफिंग ऑन द कंडक्ट एंड कंक्लूजन ऑफ द ऑडिट। इसके बाद होती है जो फाइनल मेन जो ऑडिट करने का मकसद ही होता है ऑडिटर की एंड पे जो ऑडिटर ने ओपिनियन देनी होती है। ये कैसे फिल किया जाता है? बेस्ड ऑन द वर्क ऑफ द ऑडिट टीम द ऑडिटर जनरल प्रिपेयर ऑडिट रिपोर्ट्स। कौन प्रिपेयर करता है? ऑडिटर जनरल प्रिपेयर करता है ऑडिट रिपोर्ट विच आल्सो कंटेन्स द ऑडिटर्स ओपिनियन, जिसमें ऑडिटर की ओपिनियन भी शामिल होती है। द ऑडिट टीम विल रिकमेंड द ओपिनियन विच इट बिलीव्स इज़ अप्रोप्रिएट इन द सर्कमस्टेंसेस। तो ऑडिटर जो होता है और उसकी टीम उसको रिकमेंड करती है ओपिनियन अपनी जो उन्होंने दी होती है। द ऑडिट वर्किंग पेपर्स प्रोवाइड एग्जाम्पल ऑफ द डिफरेंट स्टैंडर्ड ऑडिट ओपिनियन, अनक्वालिफाइड ऑडिट ओपिनियन, क्वालिफाइड ऑडिट ओपिनियन। इनका स्कोप भी होता है और इनकी स्कोप और लिमिटेशंस भी होती हैं। आप ये माइंड में बिठा लें यहाँ तक कि क्वालिफाइड ऑडिटर रिपोर्ट जो होती है वो उस एंटिटी के नेगेटिव इम्पैक्ट्स जब फाइंड करती है तो रिपोर्ट पेश की जाती है क्वालिफाइड। यानी कि जो ऑडिटर गलतियाँ देखने की कोशिश कर रहा था, जिसके लिए वो ट्राई कर रहा था कि मुझे कुछ मिले और इस पे मैं जो इसकी जो इन्होंने सर्टिफिकेशन में या जो अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में गलतियां की थी जिसको माइंड में रख के ऑडिटर अपना ऑडिट कर रहा था, अगर वो फाइंड कर लेता है तो वो जो रिपोर्ट देगा वो क्वालिफाइड रिपोर्ट होगी। अगर ऑडिटर जिस मकसद के लिए कि मैं इस के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में से गलतियां निकालूंगा, अगर वो नहीं कर पाता तो इट्स मीन कि वो क्वालिफाई नहीं हुआ, उसने अनक्वालिफाई हुआ है, तो जो रिपोर्ट पेश करेगा वो अनक्वालिफाइड रिपोर्ट होगी। तो ये क्वालिफाइड और अनक्वालिफाइड दोनों वर्ड ऐसे हैं जिसमें बंदे को समझ नहीं आती कि मैंने क्वालिफाइड रिपोर्ट में क्या चीज़ होती है और अनक्वालिफाइड रिपोर्ट में क्या चीज़ होती है। क्वालिफाइड रिपोर्ट में उस एंटिटी की कुछ ना कुछ गलतियाँ होती हैं, प्रॉब्लम्स होते हैं और वो एडवर्स रिपोर्ट होती है। तो अनक्वालिफाइड जो होती है वो उस एंटिटी की करेक्टनेस यानी कि वो ठीक चल रही है, वो रिपोर्ट पेश की जाती है। आपने इसमें यही याद करना है। इसके बाद आता है फॉलो अप कंटिन्यूटी स्केड्यूल कि एक दफ़ा ऑडिटर जब ऑडिट कर लेता है और सारे कुछ उसने एक स्केड्यूल दिया होता है, उसमें उनको फॉलो करना होता है, मैनेजमेंट के साथ कनेक्टेड रहना होता है, जो उस एंटिटी की होती है उससे रिप्लाई रिस्पांस लेने होते हैं, और जब तक कि ये ऑडिट फाइनली सेटल नहीं हो जाता, जो पार्लियामेंट अल्टीमेटली उस पर डिसीजन लेती है, उसको जब सेटल कर दिया जाता है तो वो रिपोर्ट भी पेश की जाती है दोबारा पार्लियामेंट को, ये जो उन्होंने डिसीजन लिया था उस पर अमल दरामद कर दिया गया। Follow up is an integral part of the audit function. Auditor's objective is not to fulfill unless any errors or deficiencies identified during the audit have been correctly addressed. Both the DAGP and the Public Accounts Committee should check that the entity officials take action to correct all errors found and deal with all the recommendations made. तो जो उन्होंने रिकमेंडेशन दी थी उन पे वो अमल दरामद कर दिया गया। The entity officials themselves are responsible for ensuring that their financial statements and that their internal control structures are operating as efficiently and effectively as possible.
ये मैनेजमेंट का हेडेक होता है, उनकी ज़िम्मेदारी होती है कि वो फिनेंशियल स्टेटमेंट भी ठीक बनाए और इंटरनल कंट्रोल भी सही तरीके से जनरेट करे और अप्लाई करे। They should be encouraged to view the auditor as an ally in this endeavor and should actively work with the auditor to address any concern। तो जो भी प्रॉब्लम ऑडिटर फाइंड करता है उसको एड्रेस करना मैनेजमेंट का जिम्मेदारी होती है। To achieve these objectives, there should be a formal follow-up of every regulatory audit। उसका follow-up होना चाहिए। All observations, conclusions and recommendations should be pursued and reported until they are satisfactorily dealt with or until circumstances have rendered them no longer relevant। जब तक कि वो चीज़ें रेलिवेंट नहीं रहती तब तक, या फिर उनको करेक्ट कर दिया जाए, ऑडिटर ने उनको फॉलो अप करना होता है। The follow-up phase involves checking the relevant record pertaining to observations raised at later date to determine if entity officials have, कि अब उन्होंने ऑडिटर ने देखना कि एंटिटी ऑफिशियल ने क्या करेक्टेड एरर्स, उन्होंने गलतियां ठीक कर ली, आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग द ऑडिट जो उन्होंने ऑडिट में पाई थी, इम्प्लीमेंटेड रिकमेंडेशन जो उन्होंने रिकमेंडेशन पीएससी ने दी थी या ऑडिटर ने दी थी उनको अमल दरामद कर दिया गया, मेड बाय द ऑडिटर्स। द एरर्स आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ऑडिट कुड इंक्लूड monetary errors or related compliance with authority violations that led to the reservation in the auditor's opinion, a qualified adverse or disclaimer opinion। जो उन्होंने क्वालिफाइड रिपोर्ट दी थी उसमें जितनी ऑब्जर्वेशन थी उनको एड्रेस कर दिया कि नहीं। अदर मॉनेटरी एरर्स एंड कंप्लायंस विद अथॉरिटी वायलेशन, या जितनी भी मॉनेटरी एरर थी या कोई अथॉरिटी वायलेशन की गई थी उनकी करेक्शन हो गई है कि नहीं, तब तक ऑडिटर उनको फॉलो करता रहेगा। इसके अलावा रिकमेंडेशन मेड बाय द ऑडिटर कैन रिलेट टू, जो ऑडिटर रिकमेंडेशन देता है वो किस किस टॉपिक पे रिकमेंडेशन दे सकता है। रिजर्वेशन बीइंग एक्सप्रेस्ड इन ऑडिटर रिपोर्ट, जो ऑडिट रिपोर्ट में उसने एक्सप्रेस की होगी उसकी रिजर्वेशन वगैरह, और उसमें रिकमेंडेशन भी दे सकता है। कमेंट्स ऑन द फॉर्म्स एंड कंटेंट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे वो जो कमेंट्स देता है या उसके कंटेंट्स पे जितनी वो राय देता है वो भी, या फॉर्म पे अपने कोई कमेंट्स देता है। कमेंट्स ऑन द अकाउंटिंग पॉलिसीज़ यूज टू प्रिपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए जो अकाउंटिंग पॉलिसीज़ अप्लाई की जा रही हैं उन पर भी वो अपनी राय दे सकता है या उनको ठीक करने के लिए रिकमेंडेशन दे सकता है। कंप्लायंस विद अथॉरिटी वायलेशन, अथॉरिटी को जो रूल थे उनको फॉलो करते हुए जितनी वायलेशन थी उन पे भी वो अपनी रिकमेंडेशन दे सकता है। इंटरनल कंट्रोल वीकनेस पे भी वो अपनी रिकमेंडेशन दे सकता है, अगर उसको स्ट्रॉन्ग कैसे किया जा सकता है और कौन कौन से स्टेप लेने चाहिए। इसके अलावा परफॉर्मेंस मैटर, अगर उस ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है उसको बेहतर बनाने के लिए भी वो रिकमेंडेशन दे सकता है। इसके बाद आता है ऑडिट्स फ्रीक्वेंटली आइडेंटिफाइड सिचुएशन दैट रिक्वायर फॉलो अप इन द फॉलोइंग ईयर्स, कि आने वाले सालों में आपको क्या करना चाहिए ताकि आप बेहतर से बेहतर परफॉर्म कर सकें। फॉर एग्जांपल कंट्रोल फेलियर्स इन 1 ईयर शुड रिजल्ट इन रिकमेंडेशंस फॉर फ्यूचर इंप्रूवमेंट्स। तो एक साल में अगर कोई फेलियर होती है तो उसकी रिकमेंडेशन का मतलब ये होता है कि फ्यूचर में इंप्रूवमेंट हो सकें। सो द फ्यूचर ऑडिट शुड सी इफ़ रिकमेंडेशन हैव बिन फॉलोड, फिर देखना पड़ेगा आने वाले सालों में कि वो जो रिकमेंडेशन इन्होंने दी थी उनको फॉलो किया गया कि नहीं। दिस फॉर्म समराइजेज इशूज़ दैट प्रीवियस ऑडिट्स हैव आइडेंटिफाइड एंड ट्रैक्स हाउ they were handled in the current year's audit and whether any additional follow-up in future years is required। और वो ये देखेंगे कि पिछले सालों में अगर ऑडिटर ने कोई उनको रिकमेंडेशन दी थी उनको फॉलो किया गया तो परफॉर्मेंस बेहतर हुई है कि नहीं, तो ये भी देखा जाएगा और उसमें से मज़ीद कोई बेहतरी की भी अगर रिकमेंडेशन वो ऑडिटर देखता है तो वो देगा। इसके अलावा जो ऑडिट होता है उसकी क्वालिटी एश्योर करने के लिए भी चेक लिस्ट एक होती है। जस्ट एज द ऑडिटर्स आर कंसर्न विद द क्वालिटी ऑफ द ऑडिट एंटिटीज़ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, दे मस्ट चेक द हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ देयर वर्क ऑन वर्क। वो ये भी देखेंगे कि उनका अपना जो काम था उसकी कितनी क्वालिटी थी, आया किसी पिछले ऑडिटर ने कोई गलतियाँ तो नहीं की थी तो उसको अब कैसे रेमेडीज उनकी की जा सकती हैं और ऑडिटर को वो दोबारा गलतियां नहीं करनी चाहिए। और जो आपने वो रिपोर्ट बनाएगा उसमें अगर पहले उसने कोई गलती की थी आप दोबारा बनाते हुए उसको वो गलती रिपीट नहीं करनी चाहिए। इफ़ दे आर टू अर्न एंड कीप देयर प्रोफेशनल क्रेडिबिलिटी, और इनके ये प्रोफेशनली जो स्केप्टिसिज्म है उसको मेंटेन करने के लिए और क्रेडिबिलिटी और वर्दीनेस मेंटेन रखने के लिए उनको अपने क्वालिटी स्टैंडर्ड को मेंटेन करना पड़ता है। कॉन्सिक्वेंटली क्वालिटी एश्योरेंस प्रोसीजर्स आर इम्प्लीमेंटेड थ्रू comprehensive working papers and sign off throughout the audit. At the conclusion of the audit, an appropriate official should review the audit files to
to check the whether the audit team has fulfilled all the requirements of क्वालिटी ऑडिट। जब उनका वर्किंग कंप्लीट हो जाती है तो कोई ऑडिट टीम का ही जो ऑफिशियल है वो उसको भी देखना चाहिए कि हमने जितना काम किया वो सारी की सारी रिक्वायरमेंट पूरी होती हैं या नहीं। वो उनसे एक्सपर्ट भी हो सकता है या ऑडिट टीम का मेंबर भी हो सकता है। इट इज़ एम्फिसाइज्ड दैट प्राइमरी पर्पज ऑफ दिस पोस्ट ऑडिट रिव्यू इज़ टू इनकरेज कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट इन द क्वालिटी ऑफ DAGP वर्क। और बाद में परसू करने का मतलब ये होता है कि जो DAGP ऑफिस के जो वर्किंग हो रही है उसको इम्प्रूव किया जाए। द रिव्यूज़ आर नॉट इंटेंडेड टू प्रेज और क्रिटिसाइज द वर्क ऑफ द ऑडिट टीम और इंडिविजुअल ऑडिटर्स। और इंडिविजुअल के जो वर्क है उनको तंज करना या तारीफ़ करना मकसद नहीं होता, बल्कि उसमें बेहतरी लाना मकसद होता है। इन दिस स्पिरिट दोज बीइंग रिव्यूड शुड बी कंफर्टेबल इन ऑफरिंग देयर ऑन सजेशंस एज टू हाउ द ऑडिट कुड हैव बिन परफॉर्म्ड मोर इफेक्टिवली और एफिशिएंटली। जिन्होंने खुद काम किया हो, अगर उन्होंने खुद अपनी कोई गलती डिटरमिन की हो तो उनको भी चाहिए वो अपनी राय दें, खुल के राय दें कि हम अपने काम को आने वाले अरसा में या आने वाले पीरियड में मज़ीद किस तरीके से बेहतर कर सकते हैं। सेंट्रली लेड ऑडिट as discussed in planning chapter at 5.31, in case of centrally led audit, there will be a division of the responsibilities between the central team and the field audit teams of the same directorate or other directorates। अगर कोई centrally led audit team भी है और local offices में भी काम कर रही है ऑडिट टीम, तो उनको डिटरमिन करना चाहिए कि जो ऑफिस फील्ड ऑफिस में काम कर रहे हैं ऑडिटर, उनकी क्या जिम्मेदारियाँ और जो सेंट्रली लेड टीम है वो क्या चेक करेगी, ये खुद मिलके डिसाइड करेंगे। चलिए अब इस पूरे टॉपिक में सेटलमेंट ऑफ ऑडिट ऑब्जेक्शन कहीं पे भी आपको प्रॉब्लम आती है तो आप लोग प्रॉब्लम मुझे सजेस्ट कर सकते हैं। अल्टीमेटली मैं उनको नोट डाउन करके कोई एक फर्दर जो आपकी रिमीडियल एक लेक्चर होगा उसमें मैं वो आपके जितने क्वेश्चन हैं उनको एड्रेस करने की कोशिश करूँगा। आज का लेसन हमारा यहाँ पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट कौन सा टॉपिक स्टार्ट करना उस पर आप कमेंट्स ज़रूर करना, ताकि हम अपनी एक जो ज़्यादा लोगों के वोट्स होंगे या जिनकी ज़्यादा रिकमेंडेशन होगी हम उसी टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।